हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री में पिछली दो वीडियोस में नामित अपक्रियाओं के दो पार्ट कवर किए हैं। तो ये भी हमारी वीडियो नामित अपक्रियाओं पर ही आने वाली है, जिसमें हम लोग कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन, हाइड्रोबोरानन जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी आज की पहली अपक्रिया है एल्डोल संघनन। तो आज हम लोग सबसे पहले एल्डोहल संघनन पढ़ेंगे। एल्डोल संघनन की बेसिकली लैंग्वेज होती है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनुछारों की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके एल्डोल का निर्माण करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन क्या होता है? तो वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिनमें अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन उपस्थित हो मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह CHO और CO, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो इसके दाएं या बाएं जाने पर जब अल्फा स्थिति आती है तो ये जो क्रियात्मक समूह होता है उसके बाद जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा पोजीशन पर होता है, दूसरा वाला बीटा पर, तीसरा वाला गामा पर, फिर इसके बाद डेल्टा साई फाई थीटा करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोगों को अल्फा बीटा और गामा मेनली देखना होता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो लैंग्वेज में कहा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त, तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। और इसी प्रकार चाहे हम दाएं जाएं या बाएं, इसमें हमको अल्फा पोजीशन पर हमको हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन है और ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है। जब इनकी क्रिया हम इन्हीं से कराते हैं तनु क्षारों की उपस्थिति में तो हम लोग को एल्डोल प्राप्त होते हैं। चलिए अब क्रिया देखते हैं। CH3 CHO, CHO को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं और CH3 CHO को हम इस तरीके भी लिख सकते हैं कि क्रिया जब हम तनु NaOH या तनु क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो इससे हम लोगों को प्राप्त होता है CH3 CHOH CH2 CHO और इसका नाम होता है एल्डोल। इसको हम लोग कहते हैं एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिरल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिरल्डिहाइड, इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिरल्डिहाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है और ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन और ये गामा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पर तो कुछ नहीं, पर बीटा पोजीशन पर हमको एक OH समूह जिसको हम हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं वो लगा हुआ। तो बीटा हाइड्रोक्सी और इसमें 4 कार्बन है इसलिए इसको ब्यूटेरिल डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड समूह इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल डिहाइड और इसको हम लोग एल्डोल कहते हैं। ये था एल्डोल संघनन। फिर से एक बार समझते हैं कि जब हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया उन्हीं से तनु क्षारों की उपस्थिति में कराते हैं तो वो एल्डोल का निर्माण करते हैं। अब ये जो एल्डोल है इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल डिहाइड। नोट डाउन स्टूडेंट्स। हमारी आज की अगली अपक्रिया है क्रॉस एल्डोल संघनन, यानी एल्डोल का क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल से संबंधित है, नाम से ही समझ में आ रहा। तो इसकी भाषा होती है कि जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड तथा भिन्न भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन तनु क्षारों की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो अपक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे यह अपक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है और दूसरा एक कीटोन है जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। जब इनकी आपस में क्रिया कराई जाती है तनु क्षारों की उपस्थिति में तो ये भी एल्डोल का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के एल्डोल को हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल।
ये क्रॉस एल्डोल है और इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। स्टूडेंट्स, हमारी अगली अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया। तो इसकी लैंग्वेज है अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की क्रिया जब सांद्र क्षारों से कराई जाती है तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र क्षारों से कराई जाती है तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इस अपक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन रहित परमाणु लेना है और पिछली अपक्रिया यानी एल्डोल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन युक्त परमाणु लेना था। तो आप लोग यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड क्या होगा, CHO, और इसके साथ लगा दिया जाए H, यानी जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर, जब इसमें कार्बन ही नहीं है तो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है। जब इसकी क्रिया हम सांद्र क्षारों से कराते हैं तो इसके दो अणु लेंगे तो एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। ये है कैनिजारो अपक्रिया। अगली अपक्रिया है क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। ये दोनों अपक्रियाएं महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए। तो कैनिजारो अपक्रिया में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की क्रिया जब सांद्र क्षार से कराई जाती है तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत तथा दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो अब क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, C6H5 CHO तथा HCHO की क्रिया कराई जाएगी आपस में, वो भी सांद्र क्षार से। तो इसमें जो एलिफैटिक अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है वो अम्ल में ऑक्सीकृत होगा तथा जो एरोमेटिक अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में अपचयित होगा। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी कि जब एलिफैटिक अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की क्रिया एरोमेटिक अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड से कराई जाती है, वो भी सांद्र क्षार की उपस्थिति में, तब एलिफैटिक अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड अम्ल में ऑक्सीकृत तथा एरोमेटिक अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो ये थी हमारी क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया और ये थी कैनिजारो अपक्रिया। नोट डाउन। हमारी अगली अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। तो इस अपक्रिया की लैंग्वेज है जब प्रबल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो ये अपक्रिया हम लोग देखेंगे। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि से कराई जाती है, वो भी प्रबल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब इस परिस्थिति में हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो हम लोगों को प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है तथा साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये थी स्मिट अपक्रिया कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से प्रबल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है तथा नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये तो थी स्मिट अपक्रिया। हमारी अगली अपक्रिया है HVZ या इसी को हम लोग हेल्वोलार्ड जेलेंस्की के नाम से भी जानते हैं। लैंग्वेज है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल
की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से करते हैं तो अल्फा प्रतिस्थापित हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे जब हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो हम लोगों को प्राप्त होगा RCH Cl COOH। जब हम इसकी पुनः प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराएंगे तो ये हम लोगों को प्राप्त होगा RCCl Cl COOH। तो यहाँ पर हम Cl के साथ साथ Br भी ले सकते हैं, या तो Cl या Br, Cl या Br में से हमने Cl लिया है तो यहाँ पर डाइक्लोरो प्रतिस्थापित अम्ल प्राप्त हुआ। तो इसको कहते हैं HVZ अपक्रिया। एक बार फिर से लैंग्वेज देखेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में जब हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं तो अल्फा प्रतिस्थापित हेलो अम्ल प्राप्त होते हैं। ये है HVZ अपक्रिया। स्टूडेंट्स, हमारी अगली अपक्रिया है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। इस अपक्रिया की लैंग्वेज है जब हम अम्ल एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार से करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाती है। तो ये अपक्रिया इस प्रकार है कि जब हम अम्ल एमाइड अर्थात CuNH2 की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार अर्थात KOH या NaOH से करते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन, यानी कि RNH2 KBr तथा K2CO3 और H2O आदि अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। हम लोग मुख्य रूप से प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं 4KOH 2KBr। तो ये थी हमारी हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हमारी अगली अपक्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो इस अपक्रिया की लैंग्वेज है जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक केवल से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया में हम लोगों को प्राथमिक एमीन अर्थात RNH2 लेना है। इसकी क्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 तथा एल्कोहलिक KOH यानी कि KOH अल्कोहल लेना है, जब इससे कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी कि RNC प्लस, अगर हम इसको 3 टाइम्स ले लें तो KCl प्लस 3H2O, ये हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी कार्बिल एमीन अपक्रिया और हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। नोट डाउन। हमारी आज की अगली और अंतिम अपक्रिया है हाइड्रोबोरानन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? हाइड्रोबोरानन अपक्रिया। इस अपक्रिया की भाषा है कि जब हम एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन से करते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक ट्राइएल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जिसे हम जलीय NaOH से क्रिया करके एल्किल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। जब हम एल्कीन की क्रिया डाइबोरेन, बोरेन क्या होता है? BH3, तो जब हम डाइबोरेन लेंगे तो BH3 का फोल्ड है, जब BH3 से कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा CH3 CH CH2 BH2। अब हम इसकी क्रिया पुनः CH3 CH2 CH2 BH2, इसकी क्रिया जब हम पुनः एल्कीन से कराएंगे एल्कीन से CH3 CH CH2, तो ये हम लोगों को फिर से देगा डाई एल्किल बोरेन, यानी कि CH3 CH2
CH2 होल ट्वाइस BH। फिर से इसकी क्रिया कराएंगे, CH3 CH2 CH2। जब इसकी हम क्रिया पुनः कराएंगे एल्केन से तो ये प्राप्त कराएगा ट्राई एल्किल बोरेन, जो कि हमारा है माध्यमिक यौगिक। अब इसका CH3 CH2 CH2 B। अब इसका हम जलीय NaOH से क्रिया करके CH3 CH2 CH2 OH प्राप्त कर लेंगे तथा 3Na3B प्राप्त होगा 3 times। तो ये थी हमारी हाइड्रोबोरान अपक्रिया। एक बार फिर से देखेंगे कि जब हम डाइबोरेन की क्रिया एल्कीन से करते हैं तो हमें एक माध्यमिक यौगिक ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया जलीय NaOH से कराने पर एल्किल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये थी हाइड्रोबोरान अपक्रिया। आई होप कि आप लोगों को सारी अपक्रियाएं अब तक की समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो उनको रिपीट कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम से पहले। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।